नमस्कार मित्रों, मैं हूं पी.के. वैद। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का पुनः एक बार। आज हम पढ़ाएंगे आप सभी लोगों को मानस प्रकृतियों के बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। कम से कम 3 नंबर का प्रश्न जो है हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग गुरुदक्षिणा स्वरूप जो है आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है, नई ऊर्जा देता है आप सभी के लिए प्रतिदिन नए नए वीडियोज बनाने के लिए। मानस प्रकृतियाँ कौन कौन सी हैं? मन की प्रकृति त्रिगुणात्मक होती है। त्रिगुणात्मक होती है। मन की प्रकृति क्या होती है? त्रिगुणात्मक। मानसिक प्रकृतियों के प्रकार 3 हैं: सात्विक प्रकृति, राजस प्रकृति व तामस प्रकृति। सात्विक प्रकृति, राजस प्रकृति व तामस प्रकृति है। पहली है सात्विक प्रकृति, ये होती है उत्तम। दूसरी है राजस प्रकृति, ये होती है मध्यम। और तीसरी है तामस प्रकृति, ये होती है हीन। और सात्विक प्रकृतियां जो हैं 7 बताई गई हैं। राजस प्रकृतियों की संख्या 8 बताया गया है आयुर्वेद के ग्रंथों में। सात्विक की 7, सात्विक 7 से सात्विक, 7 से 7 है, राज से राजस, और 8 प्रकृति हैं। तामस प्रकृतियां 3 बताई गई हैं। मानस प्रकृतियों का वर्णन चरक शरीर स्थान अध्याय 4 में तथा सुश्रुत शरीर स्थान अध्याय 4 में किया गया है। मानस प्रकृतियों का वर्णन जो है चरक संहिता में अध्याय 4 में और सुश्रुत संहिता में अध्याय 4 में किया गया है। सात्विक प्रकृतियां कितनी हैं? 7 हैं। तो इसमें ब्रह्म है, सत्व है, महेंद्र है, इंद्र है, इंद्र शत्रु है, वारुण सत्व है, कुबेर सत्व है, गंधर्व सत्व है, यम सत्व है और अर्श सत्व है। ये चीज़ें इसमें जो है बाहर निकल के आई हैं। राजस प्रकृतियाँ 8 हैं। इसमें जो है असुर सत्व है, सर्प सत्व है, शाकुन सत्व है, राक्षस सत्व है, पैशाच सत्व है और प्रेत सत्व है। ये चीज़ें इसमें जो है स्पष्ट की गई हैं। आगे देख लेंगे तो आगे इसमें दिया गया है तामस प्रकृतियाँ जो 3 बताई गई हैं। इसमें है पाशो, मत्स्य सत्य व वनपास्त सत्य। ये चीज़ें इसमें जो है स्पष्ट किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, सभी लोग इसको पुनः एक बार देख लेंगे। उसके आगे हम चलते हैं तो इसमें देखेंगे सन्निपात के बारे में, धातु निर्माण तथा पोषण कर्म के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें है क्षीर दधि न्याय, केदारी कुल्या न्याय और खेल कपोत न्याय। तो ये चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। अब इसमें है क्षीर दधि न्याय में इसे कर्म परिमाण पक्ष या सर्वात्मा परिमाण पक्ष भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कर्म परिमाण पक्ष या सर्वात्मा परिमाण पक्ष भी कहते हैं। आगे देखेंगे रस से रक्त। रस से क्या होता है? रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र, शुक्र से गर्भ की उत्पत्ति होती है। रस से रक्त का निर्माण होगा। रस से रक्त, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, शुक्र से गर्भ की उत्पत्ति होती है। ये बात आप सभी लोग नोट कर लेंगे, जबान पे रट लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब हम पढ़ेंगे उपधातु चरक के अनुसार। तो इसमें है रस, स्तन्य व आर्तों के बारे में इसमें है उपधातुएं, और रक्त कंडिका, कंडराएँ व तथा शिराएँ हैं। इसमें ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आगे देखते हैं आगे क्या चीज़ें हैं। तो इसमें मांस, रस तथा छा त्वचाएँ हैं, क्या हैं? और मेद स्नायु है। उसके बाद में देखेंगे मलों की उत्पत्ति आचार्य चरक के अनुसार। मलों की उत्पत्ति की चरक अनुसार क्या है? तो अन्न पुरीश व मूत्र के, रस जो है कफ के, रक्त पित्त के, और खामल कान नाक छिद्र के मल, और मेद जो होता है, मेद का जो है स्वेद होगा, अस्थि केश होगा, लोम,
और मज्जा त्वचा का स्नेहांश होता है। ये चीज़ें इसमें निकल के स्पष्ट रूप से आई हुई हैं। केदारी कुल्या न्याय सुश्रुत में धातुओं के निर्माण व पोषण के संबंध में केदारी कुल्या न्याय का समर्थन किया गया है। क्या किया गया है? समर्थन किया गया है। आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है कि अन्न रस से रस धातु का निर्माण होता है। अन्न रस से क्या होता है? रस धातु का निर्माण होता है। बहुत स्पष्ट कर दिया गया कि अन्न धातु से रस का निर्माण तथा अन्न रस से ही रक्ताशय में पहुंचकर रक्त साधर्मी अंश को से रक्त का निर्माण। देख लीजिए, रस अन्न रस से रस धातु का निर्माण होगा पहला, तथा अन्न रस ही रक्ताशय में पहुंचकर रक्त साधर्मी अंश से रक्त को निर्माण करता है। मांसा से में पहुंचकर मांसाधर्मी अंश से मांस धातु का निर्माण करता है। इसी प्रकार शुक्राशय में पहुंचकर शुक्र साधर्मी अंश से शुक्र धातु का निर्माण करता है। इस चीज को विशेष ध्यान देंगे प्यारे सभी विद्यार्थी। आगे चलते हैं तो आगे इसमें चीज़ें जो स्पष्ट की गई हैं उसको देख लेंगे। तो अन्न रस से धातु का पोषण तथा निर्माण होता रहता है, परंतु प्रत्येक धातु का पोषण तथा निर्माण पृथक पृथक होता है। जैसे प्रत्येक कपोत का अपने घर पर ही लौटने का मार्ग पृथक पृथक होता है, जो धातु जितनी दूर से होगी उसका निर्माण व पोषण सामग्री पहुंचाने में उतना ही अधिक समय लगेगा। ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, सभी लोग इसको याद करेंगे। एक काल धातु पोषण पक्ष के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें जो है आचार्य अरुण दत्त के अनुसार उन्होंने क्या कहा है, इस पे विशेष गौर कीजिएगा आप सभी लोग। तो आचार्य अरुण दत्त के अनुसार व्यानुवायु रस को एक साथ ही समस्त शरीर में विक्षेपित करता है। आहार रस एक ही समय में सातों धातुओं में प्रवेश कर रक्त आदि सात धातुओं का पालन पोषण व निर्माण करता है। आचार्य अरुण दत्त ने ये बातें कही हैं, इसे ध्यान देंगे सभी लोग। अब आगे चलेंगे रस धातु। तो इसमें देखेंगे विविध पूर्वक सेवन किया हुआ आहार परिपाक होने के पश्चात दो प्रसाद रूप अत्यंत सुप्रसार बनता है, वह रस कहलाता है। ये है इसकी क्या है, रस धातु की परिभाषा है। तो विविध पूर्वक सेवन किया हुआ आहार परिपाक होने कर पश्चात जो प्रसाद रूप अत्यंत सूक्ष्म सार बनता है, वह रस कहलाता है। इसको ध्यान दीजिए सभी विद्यार्थी। आगे देखेंगे आगे क्या बातें कही गई है। तो अन्न के पाचन के पश्चात अन्न के दो भाग हो जाते हैं। अन्न क्या जब पाचन हो जाता है, जो आप भोजन करते हैं, तो इसमें पहला हो जाता है दो भाग में होता है। तो पहला है किट्ट भाग, दूसरा है सार भाग। अब किट्ट भाग को भी दो भाग हो जाते हैं। किट्ट भाग को क्या हो जाते हैं, दो भाग। घन भाग शाकृत हो जाता है और द्रव भाग मूत्र में आ जाता है। इस चीज को विशेष ध्यान देखेंगे। तो रस का स्थान क्या होगा, रस के स्थानों की चर्चा करेंगे। इसमें क्या बातें कही गई हैं। तो रस धातु का स्थान हृदय है। रस धातु का स्थान क्या है, हृदय है। और हृदय से 24 धमनियां निकलती हैं, 10 ऊपर की ओर जाने वाली और 10 नीचे की ओर जाने वाली और 4 तिरछी जाने वाली। ये चीज़ें आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। रस धातु के गुण तथा कर्म को देखेंगे कि रस धातु का गुण क्या होता है और यह क्या कर्म करता है, क्या कार्य करता है। तो रस संस्कृति व एवं प्रसन्नता, शरीर का तर्पण एवं रक्त की पुष्टि करता है, ये इसका कार्य होता है। विशेष तौर पर इस पे आप सभी लोग विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। आगे चलेंगे तो रस धातु का प्रमाण क्या होगा, इसमें देखेंगे आहार के पाक के पश्चात जो धातु प्रथम धातु बनती है उसे रस कहते हैं। आहार के पाक के पश्चात जो प्रथम धातु बनती है उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। तथा
इसका शरीर में 9 अंजलि प्रमाण होता है। क्या होता है? 9 अंजलि प्रमाण होता है। अब रस वृद्धि के लक्षण क्या होंगे, इस पे आप विशेष गौर कीजिएगा। तो इसमें मुख के स्राव का अधिक आना, ये महर्षि कौन कहते हैं? सुश्रुत कहते हैं। दूसरा दिया है इन्होंने मंदाकिनी, आलस्य, शीतता, अंगों में शिथिलता, श्वास काश, अति निद्रा, चरक महर्षि ने कहा है। इस पे विशेष दौर पर ध्यान कीजिएगा। रसक्षय के लक्षण क्या होंगे विद्यार्थी, ये भी देखेंगे। तो ऊंचे आवाज में बोलना सहन नहीं होता, ऊंचे आवाज में बोलना सहन नहीं होता। जरा सी बातों से हृदय की धड़कन बढ़ जाना, शरीर में कंपन तथा शून्यता प्रतीत होना, थोड़े ही परिश्रम में थकावट आना, मुंह का सूख जाना, प्यास अधिक लगना, शरीर में रुचता, अपने ही शरीर में ग्लानि उत्पन्न होना। ये चीज़ें जो है रसक्षय के लक्षणों के बारे में महर्षि चरक सुश्रुत जी ने कहा है। अब आगे पढ़ेंगे, हम सभी विद्यार्थी को पढ़ाएंगे उपधातु। उपधातुएं क्या होती हैं? तो उपधातुओं के समान शरीर का धारण तो करती हैं परंतु पोषण नहीं करती। उपधातु धातुओं को के समान शरीर का धारण तो करती हैं परंतु पोषण नहीं करती। धातुओं में आंशिक समता के कारण ही इन्हें उपधातु कहते हैं। इसका विशेष गौर कीजिएगा। आगे चलेंगे, उपधातुओं के बाद देखते हैं इसकी क्या क्या सारी चीज़ें हैं। उपधातुओं के बारे में ही विशेष चर्चा की गई है। तो पहला देखते हैं धातु दिया है और दूसरा है उपधातु। चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। तो रस से जो है स्तन्य व आर्तों का निर्माण होगा। रक्त धातु से क्या होगा? कंडरा व शिराओं का निर्माण होगा। मांस धातु से त्वचा व पृष्ठ त्वचा का निर्माण होगा और मेद धातु से स्नायु का निर्माण होने वाला है। महर्षि चरक के अनुसार क्या है? चरक जी क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं अस्थि मज्जा व शुक्र धातुओं से उपधातुओं की उत्पत्ति नहीं होती परंतु सारंगधर ने सभी धातुओं की उपधातु मानी है। चरक जी कहते हैं कि अस्थि मज्जा व शुक्र धातुओं से उपधातुओं की उत्पत्ति नहीं होती परंतु महर्षि सारंगधर जी कहते हैं कि धातुओं की उपधातु मानी है। अब सारंगधर जी क्या कहते हैं भैया, ये भी विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। इसे भी एक चार्ट के माध्यम से हम बताएंगे आप लोगों को। तो ये हैं धातुएं और उपधातुएं। तो रस से स्तन्य है, रक्त से आर्तव है, मांस से वसा है, मेद से स्वेद है और अस्थि से दांत है और मज्जा से केश व रोम है। शुक्र से ओज का जो है निर्माण होता है। इस पे ध्यान करेंगे सभी प्यारी विद्यार्थी। और जो लोग विद्यार्थी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं कर दें फटाफट, लाइक की संख्या बहुत कम है। स्तन्य के बारे में पढ़ेंगे। तो उत्पत्ति इसकी पहले देखेंगे, स्तन की उत्पत्ति क्या है? तो रस धातु से स्तन की उत्पत्ति होती है। इस पे विशेष तौर पे ज्ञान करेंगे। प्रश्न नंबर आगे देखते हैं कि क्या बताया गया है इसके बारे में। तो परिभाषा देखेंगे, रस प्रसादो मधुरम पक्वाहार निमित्तजा अकृषत देहात स्तन्यो प्राप्ता स्तन्य धीमाते। तो पचे हुए आहार से उत्पन्न रस का प्रसाद तथा मधुर भाग जो समस्त शरीर में परिसंचारित होता रहता है, स्तनों में पहुंचकर परिवर्तित हो स्तन्य कहलाता है। इसकी परिभाषा सभी लोग याद करेंगे। कभी कभी परिभाषा से भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पे आप लोग ध्यान करेंगे विद्यार्थी। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो स्तन्य वृद्धि के लक्षण। स्तन्य में स्थूलता, तनाव होने के कारण पीड़ा, बार बार दुग्ध स्राव की प्रवृत्ति होना। स्तन्य क्षय के लक्षण क्या हैं? तो इससे स्तन का सिकुड़ कर छोटा हो जाना और दूध की उत्पत्ति कम हो जाना, ये बातें कही गई हैं। आर्तो क्या होता है, इस पे विशेष ध्यान देंगे। तो इसका पहले पर्याय पढ़ेंगे। तो इसमें दिया है शोणित रज ऋतुस्राव, आश्रित मानसिक स्राव। आर्तव काल मर्यादा में क्या है? प्रथम आर्तव काल 12 वर्ष पे शुरू होता है, रजो निवृत्ति
50 वर्ष पे होता है। आर्तो काल 3 से 5 दिन बताया है। और राजोनिवृत्ति के कारण जरा अवस्था धातुओं का पक्व होने से, और उसके आगे बताया गया है जो उसको देख लेंगे सभी लोग। एक मांस में रस धातु पुरुषों में शुक्र तथा स्त्रियों में आर्तोक्ते में परिणत हो जाती है। 2 धमनियाँ स्त्रियों में आर्तोवाहन का कार्य करती हैं। ऋतु काल मर्यादा में देखेंगे भाव प्रकाश के अनुसार 16 दिन और सुश्रुत के अनुसार 12 दिन बताया गया है। इस पे गौर करेंगे सभी विद्यार्थी। आर्तो वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें क्या होगा, आर्तो श्राव अधिक मात्रा में होने पर अंगों में पीड़ा, अधिक रज प्रवृत्ति की तथा दुर्बलता होती है। महर्षि सुश्रुत जी कहते हैं। चिकित्सा संशोधन व संबंधन में क्या बताया गया है, आर्तो क्षय यथा समय रजो दर्शन का ना होना या अल्प मात्रा में होना, योनि में वेदना होना, ये चीज़ें बताई गई हैं। इस पे गौर कीजिएगा। चिकित्सा संशोधन पूर्वक उष्ण द्रवों का विधिवत सेवन बताया गया है। आगे देखेंगे रक्त धातु, रक्त धातुओं के बारे में पढ़ेंगे, विशेष रूप से इसका बहुत महत्वपूर्ण है। तो रस से रक्त उत्पन्न होता है, रस से रक्त उत्पन्न होता है और समस्त शरीर में जो रसों का तेज अग्नि होता है उसे तथा पित्त की उष्मा दोनों से पाक होकर रस रक्तता को प्राप्त होता है। इस पे गौर कीजिएगा विद्यार्थी। रक्त का स्वरूप देखेंगे तो इसका क्या है, विशुद्ध रक्त सुवर्ण की आभा वाला, वीर वाहुकूट, लाल कमल, रक्तालक, लाल की लाख से रज्जित रुई, गुंजाफल, भेड़ या खरगोश के रक्त के समान होता है। रक्त का रस मधुर तथा लवण रसयुक्त होता है और स्वभाव वीर या शांत स्वभाव का होता है। इस पे गौर कीजिएगा विद्यार्थी आप सभी लोग। आगे चलते हैं और आगे की बातों को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है रक्त के कार्य क्या बताए गए हैं, इसको विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। धातुओं का पोषण करता है, धातुओं की वृद्धि का क्षय करता है, क्षय और वर्ण का प्रसादन करता है, बल व सुख की प्राप्ति कराता है, मांस का पोषण और स्पर्श का ज्ञान कराने वाला रक्त का कार्य बताया जा रहा है। उसके बाद प्राणों का धारक होता है रक्त। इस पे भी विशेष गौर कीजिएगा। रक्त वृद्धि के लक्षणों की चर्चा इस वीडियो में भी करेंगे। तो शरीर व नेत्रों में लाली उत्पन्न हो जाना, सिराओं का रक्त से भर जाना, निद्रा अधिक आना, हर समय मद अधिक चढ़ा रहना, शरीर में दाह होना और उत्पन्न रोग विषार्थ, प्लीहा वृद्धि, विदाही, कुष्ठ, वात, रक्त और रक्तपित्त, गुल्म, उपकुश, दंत रोग, कमला, व्यंग, अग्नि, मांद, मूर्छा, त्वचा, नेत्र व मूत्र का वर्ण लाल होना, ये बातें बताई गई हैं। प्रतिकार में क्या है, रक्त मोक्षण व विरेचन का कार्य ये करता है। रक्त क्षय के लक्षणों की चर्चा करेंगे तो इसमें क्या बातें होंगी। रक्त क्षय के लक्षणों में त्वचा खुरदरी, फटी, रुच होगी, मूर्छा आएगा, मधुर एवं अम्ल पदार्थों के सेवन की इच्छा आपकी बढ़ जाएगी। ये चीज़ें आप जाने रखेंगे। मांस धातु की चर्चा करेंगे। मांस धातु बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इस पे विशेष गौर करेंगे। तो इसकी उत्पत्ति क्या होती है, उत्पत्ति देखेंगे तो रक्त से मांस की उत्पत्ति होती है, इसको ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। वायु जल तेज उष्मा से युक्त होने पर रक्त स्थिरता को प्राप्त हो मांस में परिणत हो जाता है। मांस का अर्थ है मापन योग्य, मापन योग्य से बताया गया है, गौर कीजिएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या बताया गया है। मांस धातु के कर्म शरीर में मेद की पुष्टि करना है। शरीर में क्या करना है, मेद की पुष्टि करना है। मांस वृद्धि के लक्षणों को बताएंगे तो इसमें कटी, कपोल, ओष्ठ, शिश्न, उर्ज, जानुजंघा, अति स्थूल होना, समस्त शरीर का भारी होना, आचार्य सुश्रुत जी कहते हैं। मांस क्षय के लक्षणों को बताया गया है। फिर क्षय के लक्षणों को पढ़ाएंगे आपको तो इसमें दिया है स्फिक ग्रीवा, वक्ष पिंडलियाँ, उर वक्ष का शुष्क हो जाना, ओष्ठ प्रदर कपोलों का पतला हो जाना, चरक जी कहते हैं। मांस के खा
मल खा मल, ये बातें इसमें बताई गई हैं। आगे चलते हैं, आगे आपको बताते हैं, सारी चीज़ों को देखते जाइए। विशेष तौर पे जो लोग विद्यार्थी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग का लाइक बहुत महत्वपूर्ण बनता है हमारे लिए। मांस की उपधातुओं के बारे में वसा तथा छा त्वचा बताई है। मांस की धातु उपधातुओं में और शुद्ध मांस का स्नेह वसा कहलाता है। वसा मात्रा 3 अंजलि है। कितनी है? 3 अंजलि है। आगे चलेंगे तो मेद धातु के बारे में पढ़ेंगे। मेद धातुओं के बारे में आपको हम पढ़ाएंगे। उत्पत्ति देखेंगे तो मेद, मांस से मेद की उत्पत्ति हुई है। मांस से क्या हुआ है? मेद की उत्पत्ति हुई है। मांस में उपस्थित मेद साधर्मी अंश पर मेदो हानि, अग्नि की पाक क्रिया के फलस्वरूप उसके प्रसादांश से मेद धातु की उत्पत्ति होती है। ध्यान दीजिएगा, मेद का कार्य शरीर में स्निग्धता उत्पन्न करना, स्वेदन उत्पन्न करना, शरीर में दृढ़ता उत्पन्न करना, अस्थियों की पुष्टि करना, ये इसका कार्य है। और मेद का प्रमाण है 2 अंजलि। क्या है? 2 अंजलि। इस पे गौर कीजिएगा विद्यार्थी। मेद क्षय के लक्षणों को भी पढ़ना जरूरी है। कैसे पता करेंगे कि क्षय हो रहा है? तो संधियों में स्फुटन, शून्यता प्रतीत होना, नेत्रों में गलानी, प्लीहा वृद्धि, शरीर में रुक्षता बढ़ना और उदर व शरीर का कृश हो जाना, ये चरक जी कहते हैं। मेद वृद्धि के लक्षणों की चर्चा करेंगे। शरीर में स्निग्धता बढ़ना, उदर, पार्श्व, स्तन, नितंब आदि पर विशेष रूप से मेद एकत्रित होना, शरीर में दुर्गंध आना और स्वाल्प चेष्टा व श्रम से ही श्वास फूलना। स्वेद के कार्यों को पढ़ाया जाएगा। स्वेद के त्वचा को आर्द्र व कोमल बनाना, वात तथा उससे उत्पन्न विकारों को नष्ट करना, ये इसका कार्य है। स्वेद क्षय के लक्षणों को मानेंगे तो रोमकूप बंद हो जाना, त्वचा शुष्क हो जाना, रोम बढ़ने लगना, स्पर्श ज्ञान यथोचित नहीं होना और स्वेद आना बंद हो जाना। स्वेद क्षय का प्रतिकार तैल मालिश, स्वेदन, व्यायाम